Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. From today we're going to start a new chapter of class 12, that is human reproduction, and it is a very important topic of class 12 according to NCERT. So let's begin with the new topic, that is human reproduction. तो सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द है reproduction, it is a key word and this word is very important. Why it is important? जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसकी सहायता से ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाता है. इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डेवलप न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, लाइक cat give birth to kittens, dog give birth to puppies and human give birth to young ones. So process is known as reproduction. अब question is that is reproduction is an essential process? क्या रिप्रोडक्शन एक असेंशियल प्रोसेस है, ये वाइटल प्रोसेस है या इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह सकता? ये बिल्कुल गलत है. जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस नहीं है जैसे सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है या फिर न्यूट्रिशन है, वैसा प्रोसेस नहीं है. ये वो प्रोसेस है जिसकी सहायता से ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रखता है. अर्थ पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है. अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या वो जीवित नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि ये वाइटल प्रोसेस नहीं है. इसके साथ साथ पॉपुलेशन साइज को बनाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है. आपने डाइवर्सिटी पढ़ी है और आपने वहां पे बहुत सारी स्पीशीज पढ़ी हैं, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलियंटेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो क्या प्रोटोजोआ खत्म हो गए धरती से? दे एग्जिस्ट. Why they exist? They exist because of reproduction. क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन साइज को मेंटेन कर रखा है. तो जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये इवोल्यूशन के लिए एक रॉ मटेरियल देता है. इवोल्यूशन क्या होता है? पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज बनना वेरिएशन के बाद. तो वेरिएशन कब आएगा? जब एक स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो उसमें वेरिएशन आएगा, तो उसमें इवोल्यूशन भी होगा और धरती पे नई नई स्पीशीज बनती चली जाएंगी. और इसी तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है, बट लाइफ प्रोसेस नहीं है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है विच इज रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम इवेंट्स की बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. जर्नली जब हम ह्यूमंस में बात करते हैं तो सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस. What we are talking about? We are talking about the events in the human reproduction. हम events की बात कर रहे हैं human reproduction में. तो सबसे पहला जो event हम पढ़ते हैं that is gametogenesis. What is the word states? Gamete and genesis means formation of the gametes. Gametes का बनना इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. अब जब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस किस किस में होगा? इट अकर्स इन मेल एज वेल एज इन फीमेल. ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई देते हैं. उसका कारण है कि उनमें डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है. डाइमॉर्फिज्म का मतलब है डिफरेंट होना.
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट होने के साथ साथ ही एक और चीज होती है कि जब जैसे जैसे एक इंडिविजुअल बड़ा होता है, एक बच्चा जब अपनी एडोलेसेंट एज में आता है, टीनेज में आता है, तो बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं और हार्मोन्स लेके आते हैं बहुत सारे चेंज बॉडी में, जो कि एक्सटर्नल या फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन मेल है या एक पर्टिकुलर पर्सन फीमेल है। तो हम क्या शो कर रहे हैं? हम शो कर रहे हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं हम हैं विविपैरस। विविपैरस का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा करते हैं उनको विविपैरस बोला जाता है। और यूनिसेक्सुअल भी हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक इंडिविजुअल में एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा। अब अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होंगी, और रिप्रोडक्टिव सेल्स का बनना यानी कि गैमीट्स का बनना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, जो कि पहला स्टेप है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। जब हम मेल्स की बात करेंगे तो हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, जब हम फीमेल्स की बात करेंगे तो भी हम पूरा प्रोसेस इन डिटेल पढ़ेंगे। हल्का सा इंट्रोडक्शन देखें तो मेल में गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल में इसी को ही बोला जाता है oogenesis, क्योंकि फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओवा या ओवम, जो कि पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, जब गैमेट बन गया तो गैमेट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन टर्म हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, बट वो एनिमल्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, ह्यूमन बींग्स के कॉन्सेप्ट में हम नहीं पढ़ते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द गैमेट इन द जेनेटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, यानी कि स्पर्म का फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होना इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन से यहां पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो द नेक्स्ट स्टेप इन द इवेंट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, मेल गैमेट है स्पर्म, फीमेल गैमेट है ओवम, दोनों फ्यूज हुए। अब इस प्रोसेस को हमने बोला है फर्टिलाइजेशन, और इसके रिजल्ट से बना जायगोट। जायगोट एक यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल सेल से बना होता है। अब ये जो जायगोट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ये धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, और डेवलपमेंट स्टेज में ये लगातार माइटोटिकली डिवाइड करता है। ये माइटोसिस से रिपीटेड डिवीजन करता है। जब ये माइटोसिस से डिवीजन करता है तो ये यूनिसेल्ड होता है, एक सेल, एक से बनता है 2, फिर 4, देन 8, 16, 32 एंड सो ऑन, और एक मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। एंड दिस मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, क्योंकि जब जायगोट डिवाइड होगा तो जायगोट के डिवाइड होने से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो ब्लास्टोसिस्ट कौन सी कंडीशन है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, ये ध्यान रखना है। इसकी डिटेलिंग हम आगे भी करेंगे। अब ब्लास्टोसिस्ट का बनना कहलाता है क्लीवेज। दिस इज नोन एज क्लीवेज, की जायगोट लगातार डिवाइड हुआ और डिवाइड होते होते एक मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो डिवाइड हुआ यानी कि उसमें क्लीवेज हुई, 1 से 2, 2 से 4 बना। तो इस तरीके से इसमें जैसे जैसे डिवीजन हुआ, इसी डिवीजन को बोला जाता है क्लीवेज। अब ये डेवलप हो गया और ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। मान लीजिए ये है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट आगे ट्रांसपोर्ट होता होता और यूट्रस तक आ जाता है।
ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है बीच में, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूट्रस। अब जब ये यूट्रस तक आ जाता है तो यूट्रस में आने का इसका एक ही मोटो होता है कि ये चिपक जाता है यूट्रस से। तो जब ये यूट्रस से चिपक जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। सो द फिफ्थ स्टेप इज इम्प्लांटेशन। अभी तक ये मदर बॉडी से अटैच नहीं हुआ है, पहली बार ये मदर बॉडी से अटैच होता है और ये यूटराइन वॉल है। इस यूटराइन वॉल में ये इस तरीके से आके अंदर चिपक जाता है, दैट इज इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। इम्प्लांटेशन से फायदा क्या होता है इसको? इम्प्लांटेशन से इसको ये फायदा होता है कि जो मदर बॉडी है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है उसे लगातार न्यूट्रिशन लेता रहता है और डेवलप होता जाता है। अब इसके जो डेवलपमेंट स्टेज है वो शुरू हो गई है। अभी तक ये बहुत ही छोटे साइज का, एक मटर के दाने जितना होता है ब्लास्टोसिस्ट। धीरे धीरे ये डेवलप होने लगता है और डेवलप होगा किसकी सहायता से? अपने मदर बॉडी की सहायता से। अब जब ये मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेने लगता है तो यहाँ पे सबसे पहले एक बलून लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का बनना प्लेसेंटेशन, यहाँ पे प्लेसेंटेशन होता है, प्लेसेंटा बन जाती है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके से अंदर ही अंदर। और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस डेवलपिंग बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से बेबी स्टेज यानी कि फीटल स्टेज में आता है, तब तक वो उसको नरिशमेंट लगातार 9 महीने तक देता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बाद धीरे धीरे ये अपनी मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेता रहता है और लेते लेते यहाँ पे थी तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज ही ना। अब ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ये कैसे आगे डेवलप होगी? एम्ब्रियो मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है, अभी तो कुछ भी नहीं बनता, ना हाथ बनते हैं, ना पैर बनता है, ना आंखें दिखाई देती हैं। तो जैसे जैसे ये मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेता जाता है तो यहाँ पे न्यूट्रिशन लेने के साथ साथ यहाँ पे पहली बार ऑर्गन्स बनते हैं। बट ऑर्गन बनने से पहले बनती हैं 3 जर्मिनल लेयर। 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। जब 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं तो उसको बोला जाता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है 3 जर्मिनल लेयर का बनना। कौन कौन सी जर्मिनल लेयर है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये 3 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर होती हैं और आप ये 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि ये तीनों जर्मिनल लेयर पहले टिश्यूज बनाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। जब टिश्यू बन जाते हैं बॉडी में तो टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे बनने लगते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन्स का बनना इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। जहां पे भी बायोलॉजी में जेनेसिस वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है बनना, किसी भी चीज का फॉर्मेशन इज नोन एज जेनेसिस। तो यहाँ पे कौन जनरेट हो रहे हैं? ऑर्गन्स जनरेट हो रहे हैं। अब ऑर्गन्स बन गए यानी कि बेबी में पूरा का पूरा सारे ऑर्गन्स, आंख, नाक, हर चीज बन चुकी है, उसमें सारे सिस्टम बन चुके हैं। तो वो 9 मंथ्स तक अपनी मदर बॉडी के साथ एसोसिएट भी रहता है और उसके बाद उसका जन्म होता है एंड द बर्थ इज नोन एज पार्च्यूरेशन। बर्थ को हम क्या बोलते हैं? पार्च्यूरेशन यानी कि पैदा होना। अब फर्टिलाइजेशन से लेके पार्च्यूरेशन तक, फर्टिलाइजेशन से लेके पार्च्यूरेशन तक का जो प्रोसेस है ये पूरा गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। दिस प्रोसेस और दिस पीरियड इज नोन एज गैस्टेशन
पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेस्टेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन भी हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन भी हुआ, सेल से टिश्यूज भी बने, टिश्यू से ऑर्गन्स भी बने, ऑर्गन सिस्टम भी बने, और बच्चे ने पूरी मदर से अपना 9 मंथ्स तक न्यूट्रिशन भी लिया। पूरा पीरियड गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। एंड दिस गेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 मंथ्स एंड 280 डेज। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो एनसीईआरटी ने लाइन टू लाइन समझा रखा है, बट जब हम एनसीईआरटी के एग्जैक्ट फिगर्स पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे ये स्टेप्स नहीं मिलेंगे। हमें डायरेक्टली मिलेगा गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। बट अगर थोड़ा सा इसको हम डिटेल पे जाएं तो ये सारे स्टेप इनके सब स्टेप्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं की हेल्प से पूरे इवेंट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्लीट होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।